हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका IRCTC चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये जो 2000 बायोलॉजी के कितने 2000 MCQ चल रहे हैं, उसमें अपनी पहली क्लास जेनेटिक्स से आनुवंशिकी से रिलेटेड थी। और उसमें हमने कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन किए, 80 प्लस क्वेश्चन कर लिए थे। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी ये कोशिका सेल से रहने वाली है, ठीक है। यानी कोशिका क्या है, कितने प्रकार की कोशिका होती है, और कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तारक है, गोल्जी है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके साथ में ही सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र क्या होते हैं, कोशिका चक्र से जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा, पहला है सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका पूर्व केंद्रकीय कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है। यानी इनमें डिफरेंस पूछा गया है। सुकेंद्रकीय कोशिका पूर्व केंद्रकीय कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है। तो आनुवंशिक पदार्थ, जीव द्रव्य, वास्तविक केंद्र या प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की गई है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा, पहले का सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए, देखो आपको भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन में आंसर बताना है कि मतलब हाँ ये इसका आंसर हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से। इसका आंसर है सी, वास्तविक केंद्र इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका से ही कोशिका उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। इसका आंसर बताइए आप। कोशिका से ही कोशिका उत्पत्ति होती है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने, विरचोव या विरकोव ने, पुरकिंजे ने या स्वान ने। आंसर बताइए इसका। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा। दूसरे का है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका था। ये विरचोव का था, ठीक है। विरकोव नहीं या विरचोव आता है, आपने पढ़ा होगा NCERT के अंतर्गत लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो दूसरे का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, विरचोव। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है। ग्रेना रहित हरित लवक क्या कहलाता है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक या क्रोमेटोफोर। तो ग्रेना रहित हरित लवक की बात करें तो उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। तीसरे का जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट करें क्योंकि कौन कौन से कोशिका अंग है जिनके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, या फिर मतलब कोशिका अंग नहीं, सॉरी, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है विशेष करके। तो नोस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम, माइकोप्लाज्मा, उपरोक्त सभी। तो चौथे का अपना सही आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से मतलब किस में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो नोस्टॉक में भी नहीं होता है, क्लोस्ट्रीडियम में भी नहीं होता है और माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आगे हमने आपको बताया था, विषाणु की, जीवाणु की या माइकोप्लाज्मा की या ईस्ट की। तो पांचवे का सही आंसर है सी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, केंद्रक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। रॉबर्ट कोच ने, स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या लिवनहॉक ने। तो छठे का सही आंसर है सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन को लेवल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, सेकंड ग्रेड के लेवल का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज या प्रोफेज में, ठीक है। सेल साइकिल जो आपने पूरी पढ़ी है, इसके अंदर जल्दी से बताइए। सातवें का आंसर बताइए। सातवें का आंसर है सी, मेटाफेज में। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं तो सी, मेटाफेज अवस्था में या मेटाफेज है मतलब। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सेल्यूलोज पादप कोशिका के मुख्य घटक सेल्यूलोज का निर्माण होता है। यानी सेल्यूलोज पादप कोशिका के मुख्य घटक सेल्यूलोज का निर्माण होता है। यानी सेल्यूलोज का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। सारा हमें पूछा गया सेल्यूलोज का निर्माण होता है
ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी साकित श्रृंखला से, बिल्कुल गलत है, इससे नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लूकोज अणु की अल्फा 2,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी असाकित श्रृंखला से, तो ये भी गलत हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अपन देखते हैं सी की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी साकित श्रृंखला से, ये भी इसका गलत आंसर है। और डी सही आंसर है, ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी असाकित श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका डी हो जाएगा। एक बार वो क्वेश्चन को देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज पादप कोशिका के मुख्य घटक सेल्यूलोज का निर्माण होता है, तो सेल्यूलोज का निर्माण होता है, डी ऑप्शन है कि ग्लूकोज अणु बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी असाकित श्रृंखला से होता है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, यानी जीवाणु में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय या अंतर्वृद्धि जालिका। चौथा ऑप्शन देखें, देखो जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे विषाणु नहीं दे रखा है, विषाणु में आप कंफ्यूज होता थे, यहाँ बैक्टीरिया दे रखा है, कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका देखो 90 का अगर बात करें तो पाया जाने वाला कोशिका अंग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, गोल्जी काय भी नहीं होता है और अंतर्वृद्धि जालिका भी नहीं होती है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम, बी सही आंसर है। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस कोशिका अंग में केंद्रकीय कला का अभाव होता है। ठीक है, यानी केंद्रक कला का अभाव होता है। 10वें का बात करें, एनाबिना में, क्लेमाइडोमोनास में, राइजोपस में या लाइकेन में। ठीक है, इसकी अगर बात करें अपन, निम्न में से किस कोशिका अंग में केंद्रकीय कला का अभाव होता है, तो ए इसका सही आंसर है एनाबिना में। एनाबिना में केंद्रकीय कला का अभाव होता है। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, खुरदरी अंतर्वृद्धि जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। खुरदरी का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका का मुख्य कार्य क्या है। देखो, ये अपने जो कोशिका अंग होंगे इसमें भी, और बीएससी फर्स्ट ईयर में इनमें सारे के सारे लक्षण पड़े होंगे, यानी कौन कौन से कार्य हैं, क्या लक्षण है, सारी की सारी चीज़ें आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी देखी होगी। अब बात करते हैं, इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक का पोषण, पदार्थों का स्त्रावण, कोशिका के आकार को प्रदान करता। तो सही बात है, सही आंसर देखें तो ए इसका सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा, 11वें का सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए के एक कुंडलन यानी हेलिक्स की लंबाई होती है लगभग, और डीएनए के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है, रेफरेंस बुक को कवर किया है, गाइड है उसको कवर किया, सारे के सारे पॉइंट मैंने लिखवाए हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर बताएं। तो सही आंसर हम सीधा है दिख रहा है 3.4 nm या एंगस्ट्रॉन, या एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है, 3.4 nm या एंगस्ट्रॉन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कोतंतु संगनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझें कि, देखो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कोतंतु, ठीक है, संगनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं अपन। गुणसूत्र कहते हैं, परिसूत्र बिंदु कहते हैं, या तारक का कहते हैं, या काइनेटोफोर या काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये काइनेटोफोर या काइनेटोकोर कहते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। और हम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तथा अगली जो तीसरी क्लास रहेगी एमसीक्यू की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और समय पे आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और क्वेश्चनों को देख सकेंगे। आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की है, कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, ये एग्जाम में आ चुका है आपके सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का सही क्रम है, इसको एक बार देखिए आप, इनमें से बताइए मुझे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से आपके सेल साइकिल वाले जो भी नोट्स है इसको ओपन कीजिए और कौन सा सही है देखिए। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। कोशिका चक्र के आपके पास नोट्स होंगे, उसमें देखें इसको किस हिसाब से कौन सी प्रावस्था है, सी इसका सही आंसर होगा 14 का। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के साँचे का कार्य करते हैं। इस प्रकार का प्रतिकृतिकरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट पढ़ते हैं। देखो, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए साँचे का कार्य करते हैं। और इस प्रकार का प्रतिकृतिकरण क्या कहलाता है? तो 15 नंबर का सही आंसर देखें तो असंरक्षी है, लचीला है, संरक्षी है या अर्धसंरक्षी है। जल्दी से इसका आंसर देखें, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप साथ साथ में ही। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अर्धसंरक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धसंरक्षी। ये बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या होगा यदि 50 अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जीन के 25वें कोडोन UAU में उत्परिवर्तन द्वारा UAA मतलब यूरिन एडिनिन यूरिन है और यूरिन एडिनिन एडिन द्वारा कोडोन बन जाए। ठीक है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो, 49 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, 25 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड बनेगी या 24 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो यहाँ देखो 24वें कोडोन की बात, 25वें कोडोन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे 24वां आंसर सही होगा। तो 16वें का आंसर है अपना सी। क्या हो जाएगा? सी है 16वें का आंसर सही। देखो 24 सही आंसर देख ले। 24 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड बनेगी। क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी 24 अमीनो एसिड की। और कोडोन से लेबसिस्टेन 2018 में और क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, कोडोन अच्छे से याद रखना, कौन सा कोडोन किसको कोडित करता है, किसको निरूपित करता है और किस प्रकार उत्परिवर्तन होता है। तो कोडोन से क्वेश्चन बनेगा, तो ये इसका सही आंसर सी है, ध्यान रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 17वां। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अनुलेखन के दौरान देखो, अनुलेखन है ये डीएनए प्रतिकृति है, डीएनए फोटोकॉपी और फिंगरप्रिंट, ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया है, मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, बहुत ही जल्दी। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका, देखो, रिसेप्टर, एनहेंसर, रेगुलेटर या प्रमोटर। 70वें का सही आंसर सी, प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। इसके बाद है युग्म अनुबंधन किसके दौरान होती है? किस दौरान होती है? युग्म अनुबंधन या युग्मानुबंधन किस दौरान होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन। सही आंसर है ए, अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्म अनुबंधन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? आरएनए के टाइप्स मैंने आपको पढ़ा है, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए। तो यहाँ पे आरएनए का सबसे छोटा टाइप बताइए जल्दी से। टीआरएनए। ठीक, टीआरएनए को हिंदी में कहा जाता है स्थानांतरण आरएनए और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। तो टीआरएनए आकार सबसे छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं और 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्रों में अंतःखंडों का एक कार्य है। गुणसूत्रों में अंतःखंडों का क्या कार्य है? तो गुणसूत्रों के सिरों को अवरुद्ध करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि अंतःखंडों की बात कर रहा है। और अर्ध गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने में मदद करना, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। आरएनए संश्लेषण की शुरुआत करना, ये तो हो ही नहीं सकता है।
देखो, समजात गुणसूत्रों के जोड़े की सही संख्या का पता लगाना, डी इसका सही आंसर है। एक बार वापस पढ़ें। देखो, गुणसूत्रों में अंतखंडों का कार्य होता है डी, समजात गुणसूत्रों में जोड़े की सही संख्या का पता लगाना, तो डी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सिम मिलते हैं, इंपॉर्टेंट करें इसको सीधा। 11th स्टैंडर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सिम किससे मिलते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आपने देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें ऑक्सिम मिल जाएगा आपको। ऑक्सिम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। और F1 कण भी, ठीक है, F1 कण किसमें पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। कोशिका पट किसके द्वारा बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। 22 का सही आंसर देखें, कोशिका पट किसके द्वारा बनती है, तो कोशिका पट होती है वो फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। किसके द्वारा, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है, इंपॉर्टेंट करें इसको। ठीक, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। मतलब ये देखा जाए तो लेब असिस्टेंट के, अगर इस लेब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी करें उनको नहीं हरित लवक चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा पिगमेंट, वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा अनुपस्थित है। तो 3 दे रखें, कोई भी एक हमें पहचान करनी कौन सा नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखो पर्णहरिम तो होता ही है, जो पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरिम होता है। ठीक है, कैरोटीन भी होता है, इसके बाद में जेंथोफिल भी होता है, और कौन सा नहीं होता है, तो डी उसका सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। हमने नाम ही नहीं सुना एंथोसाइनिन ऐसा, तो इसके अंतर्गत ये वर्णक नहीं पाया जाता। मतलब हरित लवक के अंतर्गत हमने एंथोसाइनिन को नहीं पढ़ा है। तो पर्णहरिम यानी पर्णहरित, कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं, एंथोसाइनिन नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा, देखो ये क्वेश्चन जनरल साइंस में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये मतलब जनरल साइंस में नहीं पूछे जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जनरल साइंस की तैयारी करता है, मतलब अदर कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस भी पूछी जाती है, तो उन तक भी इन क्वेश्चन को जरूर शेयर करें हम। देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक मीठी शर्करा है जो नेचुरली है, नेचुरली की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रक्टोज हो जाएगा। बी इसका सही आंसर है, फ्रक्टोज। यानी नेचुरल रूप से जो शुगर होती है सबसे मीठी कौन सी है, तो वो होगी फ्रक्टोज, बी। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था में एक जीवधारी के गुणसूत्रों की विशेष माप तथा आकृति कहलाती है। इसको आप बताइए, अपने सेल साइकिल पढ़ी होगी पूरी। समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था में एक जीवधारी के गुणसूत्रों की विशेष माप तथा आकृति क्या कहलाती है। 25 नंबर का सही आंसर बताएं। फिनोटाइप, जीनोम, कैरियोटाइप या जीनोटाइप। जल्दी से बताएं, इसको क्या कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्रों की विशेष माप तथा आकृति पूछी गई है, तो ये होता है आपका कैरियोटाइप। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे कंफ्यूज अपन इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, और यहाँ पे गुणसूत्र देखो, जीनोटाइप जीन संगठन बनाता है और फिनोटाइप उसकी बाह्य आकृति। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, गुणसूत्रों के विशेष माप और गुणसूत्र की आकृति पूछी है, ना कि बाह्य रूप आकार पूछा गया है, बाह्य कलर नहीं पूछा गया है, तो फिनोटाइप तो होगा ही नहीं। और जीनोटाइप जीन संगठन नहीं पूछा है, हमसे ये माप और आकृति पूछी है, तो सी ऑप्शन है कैरियोटाइप। क्या हो जाएगा, कैरियोटाइप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो गुणसूत्र अंतराल अवस्था के अंतर्गत संगनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। जो गुणसूत्र अंतराल अवस्था के अंतर्गत संगनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। 26 का आंसर देखिए, 26 का जो सही आंसर है देखो, यूक्रोमोसोम्स तो ये नहीं होगा, मेगा क्रोमोसोम्स ये भी नहीं होगा, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स ये भी नहीं होगा। तो अंतराल में अंतर संगनित होते हैं। 26 का डी आंसर है, हेट्रोक्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमोसोम। तो 26 नंबर क्वेश्चन का अपना सही आंसर डी है, हेट्रोक्रोमोसोम कहते हैं, जो कि गुणसूत्र अंतराल अवस्था के अंतर्गत संगनित होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
काइज मेटा का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? काइज मेटा का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें इसको। काइज मेटा का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? लेप्टोटीन के अंतर्गत, जाइगोटीन के अंतर्गत, पेक्टीन के अंतर्गत या डिप्लोटीन के अंतर्गत? 27 नंबर का सही आंसर है डी, डिप्लोटीन। क्या हो जाएगा? डी। तो काइज मेटा का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? तो डिप्लोटीन के अंतर्गत होता है। डी इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है तो मध्यावस्था में, अंतिम पूर्वावस्था में, या पश्चावस्था में, या पूर्व पश्चावस्था में, या पूर्व पूर्वावस्था में। यहाँ फिर आप कन्फ्यूज़न हो सकते हो क्योंकि पूर्वावस्था 2 हो गई। आपने ये पढ़ा है कि केंद्रक कला गायब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, आपको अगर टीचर पढ़ा रहा है नॉर्मली कि पूर्वावस्था में गायब हो जाती है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, कब गायब हो रही थी, ये पॉइंट कहाँ लिखवाया था? ये पॉइंट आई थिंक आपको लास्ट में लिखवाया होगा कि समसूत्री विभाजन के अंत में, मतलब समसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है उसके 3-4 पॉइंट लिखवाने के बाद अंतिम कोई पॉइंट एक लिखवाया होगा, या जिसने भी आपको पढ़ाया है, या फिर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक मेरे पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो इसमें देख लेना आप कि केंद्रक कला जो होती है वो अंतिम पूर्वावस्था में गायब होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका कि समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है, तो बी होगा अंतिम पूर्वावस्था में। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? आरएनए डीएनए मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। ग्वानिन के साथ, यूरेसिल के साथ, साइटोसिन के साथ, या थाइमिन के साथ? डी इसका सही आंसर है, डी नहीं बी होगा, यूरेसिल के साथ में हो जाएगा। क्या होगा? यूरेसिल के साथ में। तो आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? तो यूरेसिल के साथ, बी इसका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं अपन 30 नंबर क्वेश्चन की कि वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। वृत्तीय डीएनए पाया जाता है ई कोलाई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या उपरोक्त सभी में? तो वृत्तीय डीएनए है, यानी सर्कल डीएनए की बात करता है, गोलाकार डीएनए, तो ये पाया जाता है आपका ई कोलाई में भी पाया जाता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और हरित लवक में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? डी, उपरोक्त सभी में। 31 नंबर 31 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किस में अंकित की गई है? देखो सबसे अधिक, देखो इस प्रकार के जनरल साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ बन जाती है। एक प्रकार का जनरल साइंस का क्वेश्चन देखे जाए तो सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किस में अंकित की गई है? ऐसे टाइम में हमें सीधा फैक्ट पता होना चाहिए, नहीं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, कोई नोट्स याद नहीं करने, सीधा नाम याद होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? फर्न के पौधे में, कवक में, कीट में, या कशेरुकी जंतु में? तो जंतु में सही आंसर 31 का ए होने वाला है, फर्न के पौधे में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। मध्य पटलिका में होता है क्यूटीन, सुबेरिन, पेक्टिन, या ग्लिनिन? तो 32 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है पेक्टिन। मध्य पटलिका में क्या होता है? तो मध्य पटलिका में होता है पेक्टिन, याद रखना पेक्टिन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, या इन सभी के? क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, देखो प्रोटीन भी दे दिया है इसने, आरएनए भी दे दिया है, ठीक है, और साथ में डीएनए भी दिया है। तो अगर इसका सही आंसर करना चाहें अपन तो देखो हमें प्रोटीन पे नहीं जाना है क्योंकि साथ में आरएनए भी आ गया है, अगर आरएनए है तो फिर प्रोटीन भी आ गया है, तो हमें इसका सही आंसर अपन कर सकते हैं डी, सभी आरएनए गुणसूत्र बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी के बने होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य थोड़ा दूर होता है तो क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट करें इस क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ के बताता हूँ मैं। यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य थोड़ा दूर होता है तो क्या कहलाता है? एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, या टीलोसेंट्रिक? 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सब मेटासेंट्रिक। क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना हेतु नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ मतलब किसने प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन हमने पहली क्लास के अंतर्गत भी पढ़ा था कि किसने ये परिकल्पना दी थी। तो 35 नंबर है आपका बिडल एंड टेटम के द्वारा। ठीक है, एक जीन एक परिकल्पना हेतु नोबेल प्राप्त किया था, ये बिडल एंड टेटम के द्वारा था। तो बी इसका सही आंसर है। 35 नंबर का है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हर गोविंद खुराना होली एवं निरेनबर्ग को किस कार्य के, देखो हर वर्ग, देखो होली नाम है, ठीक है, हरगोविंद खुराना होली निरेनबर्ग को किस कार्य के लिए 1968 में 1968 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पे अगर देखो होली और निरेनबर्ग अपने लिए नए नाम हैं, यूँ समझे, लेकिन हरगोविंद खुराना के बारे में जो भी साइंस के स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में। तो अनुवांशिक कूट संबंधित कार्य हेतु दिया गया था ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अपना ए हो जाएगा, अनुवांशिक कूट संबंधित कार्य हेतु। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कोशिका अंग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन से कोशिका अंग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल गोल्जी का, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक या लाइसोसोम। तो ध्यान से देखिए 37 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3A और H4 प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट करें, काफ़ी डिप्थ क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव कोशिका में है या शैवाल में है या जीवाणु में है या कवक में? बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन देखना एक बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। किस कोशिका में मतलब H2A, H2B और H3 और H4 प्रोटीन अनुपस्थित होता है? तो ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, सही आंसर सी होगा, जीवाणु में। किस में होगा? जीवाणु के अंतर्गत होगा। इसके बाद बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए कहलाता है। इंपॉर्टेंट करें इसको, सीधा लेब असिस्टेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे के सीधे बता दिए, मतलब पूछे जाते हैं। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, अंतराली डीएनए। क्या होता है अंतराली डीएनए? और ये मैं करा चुका हूँ आपको डीएनए के टाइप्स में, ए डीएनए, सी डीएनए, अंतराली डीएनए और डी डीएनए। तो 39 का सही आंसर सी है, अंतराली डीएनए। बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की कि कोशिका चक्र की, इंपॉर्टेंट करें इसको, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करें। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है? तो डीएनए संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो अपन इसकी सही बात करें तो कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को ए है डीएनए संश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, डीएनए संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए द्विगुणन करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए का द्विगुणन करता है? ठीक है, डबल करना मतलब। तो 41 का आंसर देखते हैं अपन। देखो डीएनए लाइगेज, डीएनए टोपो आइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ देखना, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 मिनट इसको अपन यूँ कर लेते हैं। हाँ, डीएनए द्विगुणन है यानी डीएनए का डबल करना, तो आरएनए ऑप्शन में होगा ही नहीं। डीएनए लाइगेज अलग काम है। देखो पोली का मतलब होता है अधिक संख्या में। ठीक है, पॉलीथीन सुना होगा आपने, ये क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था आपको। तो पॉलीथीन का मतलब होता है प्लास्टिक। एथीन की कई सारी एकक इकाइयाँ, मतलब CH2 जुड़ती है तो पॉलीथीन बनती है। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, तो डीएनए को द्विगुणन करता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अपना 42 नंबर का। आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है डीएनए द्विगुणन में, आरएनए संश्लेषण में, ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसलेशन में? तो 42 नंबर का आपका होना आंसर हो जाएगा आपका
डीएनए द्विगुणन में। किस में हो जाएगा? डीएनए द्विगुणन में हो जाएगा। देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज दे रखा था इसलिए ये गलत था, लेकिन आरएनए प्राइमर की आवश्यकता भी होती है किसके? डीएनए द्विगुणन में। तो ए इसका सही आंसर है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाब की पंखुड़ियों का रंग जल में विलय वर्णकों की उपस्थिति के कारण होता है। केंद्रक में, रिक्तिकाओं में, कोशिका द्रव में या अंत कोशिका स्थानों में। क्वेश्चन को एक बार समझना, आपको एक बार क्वेश्चन को वापस समझे आप। गुलाब की पंखुड़ियों का रंग जल में विलय वर्णकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो अब इसका सही आंसर देखिए, केंद्रक में उपस्थिति के कारण, यानी वर्णक किस में उपस्थित होते हैं? तो केंद्रक में उपस्थित होते हैं क्या, या रिक्तिकाओं में उपस्थित होते हैं, या कोशिका द्रव में, या अंतःकोशिकीय स्थानों में। तो सही आंसर देखें 43 नंबर का जो है वो आपका बी हो जाएगा, रिक्तिकाओं में। किस में हो जाएगा? रिक्तिकाओं में। भाई जहाँ जगह खाली होगी वहाँ तो पिगमेंट होंगे, वहाँ रिक्तिकाओं में उपस्थित होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रक द्रवी प्रयोग किए गए निम्न पादप पर, यानी निम्न में से किस पादप पर केंद्रक द्रवी प्रयोग किए गए थे? तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखते हैं, एथेटोडा, मक्का, एसिटबुलेरिया या न्यूरोस्पोरा। 44 का जो सही आंसर है वो सी होगा, एसिटेबुलेरिया। क्या हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया। केंद्रक द्रवी प्रयोग किए गए निम्न पादप पर है, तो एसिटेबुलेरिया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड है। देखो वो शक्ति ग्रह जो पावर हाउस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं, नॉर्मल बात है ये। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करें इसको। 45 नंबर क्वेश्चन को देखो, सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड है। तो हमें सीधा दिख रहा है एटीपी। एटीपी कहाँ दिख रहा है? देखो एटीपी सी में, तो बस यही कर देना है इसका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा सी, एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी होता है। फिर एंटीकोडोन पाया जाता है, 46 का आंसर देखते हैं अपन। एंटीकोडोन पाया जाता है तो आरएनए में, यानी आपका हो जाएगा ये आपका राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा। और ये आपका देखो एमटी यानी मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए। तो 46 नंबर का जो सही आंसर है, एंटीकोडन पाए जाते हैं टीआरएनए में। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, टीआरएनए। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का कोडोन जो कि प्रोटीन संश्लेषण आरंभ करता है वह है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोडोन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि लेब असिस्टेंट में कोडोन से क्वेश्चन बन चुका है और सेकंड ग्रेड में बन सकता है। मतलब कौन से कोडोन किसको निरूपित करते हैं और कौन सा कोडोन होते हैं वो किस काम में आते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमआरएनए का कोडोन जो कि प्रोटीन संश्लेषण का आरंभ करता है, तो इसका जो सही आंसर है 47 का, वो आपका हो जाएगा यूजीए, यानी एडेनिन, यूरेनिन, ग्वानिन। एडेनिन, यूरेसिन और ग्वानिन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने काफ़ी डीप से बता दिया था क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो 48 जो आपका है इसका सीधा अपन आंसर देख लेते हैं हम। देखो 48 की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजनिक क्षार में ऋणात्मक आवेश के कारण नहीं, ठीक है। फिर 5 कार्बनीय श्रृंखला अणु के ऋणात्मक आवेश के कारण, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। 48 की बात कर लेते हैं, सही आंसर देख लेते हैं अपन, फॉस्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण, तो बिल्कुल सही है ये फॉस्फेट। देखो 5 कार्बन श्रृंखला, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट नाम दिया है, फॉस्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। राइबोसोम शर्करा के डीऑक्सीराइबोस से प्रतिस्थापन में आरएनए डीएनए से भिन्न होता है और नाइट्रोजनिक क्षारक थायमिन के डेस। इंपॉर्टेंट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया है।
देखें इसका अपन इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एडेनिन के साथ में होगा या फिर ग्वानिन के साथ में होगा या फिर यूरेसिल के साथ में या फिर जल के साथ में। सोचिए एक बार, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, क्वेश्चन है थोड़ा इजी लेकिन इसको काफ़ी घुमा के पूछ लिया है। क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझते हैं। देखें, राइबोस श्रृंखला के डीऑक्सीराइबोस से प्रतिस्थापन में आरएनए डीएनए से अलग है, तो नाइट्रोजनिक क्षार थाइमिन के साथ में, यानी आरएनए में थाइमिन के साथ पूछा गया है। तो 49 में सी अपना आंसर हो जाएगा, यूरेसिल के साथ में। क्या हो जाएगा? यूरेसिल के साथ में। 49 का सही आंसर सी होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियन की अंतःकला भीतरी वलनों के श्रृंखला बनाती है, वलनों की श्रृंखला बनाती हुई अधिक कुंडलित होती है। इन वलयों को क्या कहा जाता है? यानी इन वलयों को क्या कहा जाता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजी कोशिका भित्ति में नहीं होता है? यानी आवृत बीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है। हेमीसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, काइटिन या लिग्निन। यानी जो आवृत बीजों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये पूछा गया हमें। तो इन कोशिका भित्ति में नहीं होता है, पूछा तो नहीं होता है। तो 51 क्वेश्चन की बात करें तो अपन देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो आपका अगर मैं बता दूँ इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। इसमें अपन देख लेते हैं, हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टोसेलुलोज भी होता है और लिग्निन भी होता है। तो क्या नहीं होता है? तो सी, काइटिन नहीं होता है। आवृत बीजी जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति में काइटिन नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, किसी कोशिका में रिक्तिका को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? किसी कोशिका में रिक्तिका को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो एक्टोप्लास्ट कहते हैं या प्लाज्मोलेमा कहते हैं या टोनोप्लास्ट कहते हैं या मध्य पटलिका कहते हैं। तो इसका सही आंसर है 52 का, वो हो जाएगा सी, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। आवृत करने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यानी रिक्तिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी झिल्ली में आप प्लाज्मा लेमा सोच रहे होंगे कि प्लाज्मा लेमा होती, नहीं, ये केवल और केवल रिक्तिका की बात कर रहा है। तो सही आंसर अपना टोनोप्लास्ट होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ से अब एक क्वेश्चन की बात नहीं करें, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आप 53 से ही माने 53 से क्वेश्चन यूँ समझे। देखो ये क्वेश्चन 11-12 के जो एनसीईआरटी बुक थी उनकी जो रेफरेंस बुक है वहाँ से उठाए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ से टिक इसलिए कर दिए हैं कि जब मैं 11-12 में जब पढ़ रहा था 11th में, तो यानी 11th की एनसीईआरटी बुक थी और इसकी रेफरेंस बुक में ये सारी चीज़ें दे रखी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने इनको याद करने के लिए टिक कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको ले लिया है। देखें अब लेने का रीज़न ये है कि 50, देखो 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक वाले हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था मैं एनसीईआरटी बुक को इंक्लूड करूँगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका अपना क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सर्वप्रथम किसने कोशिका को देखा? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, वाल्डेयर ने या पोर्टर ने? तो सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं 54 क्वेश्चन है ये आपका। राइबोसोम्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाग लेते हैं कोशिका भित्ति निर्माण में, नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में, गुणसूत्र निर्माण में, श्वसन क्रिया में। तो राइबोसोम का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही होता है, प्रोटीन संश्लेषण में। तो दूसरे का या जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट करें आप, क्योंकि देखो लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्वर्ती जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, और सारी की सारी आप जो सेल्स ऑर्गन हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा सेल ऑर्गन कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे छोटा है राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका कला होती है, यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिंपली जानते हैं सब, सेमी परमीबल, अर्ध पारगम्यक झिल्ली सेमी परमीबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमीबल। इसके बाद अपन बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है?
ठीक है, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। निम्न में से किस में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या यह सभी? यानी कोशिका अंग किस में डीएनए पाया जाता है? तो भाई केंद्रक में भी होता है, हरितलवक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की मिडल लेमेला बनी होती है, इंपॉर्टेंट करें इसको। मध्य परत की बात कर रहा है, कोशिका की जो मिडिल मध्य वाली है, मिडिल लेमेला बनी होती है। तो कैल्शियम पेक्टेट की, किसकी? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, इंपॉर्टेंट करें इसको, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किसने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी? शीशर ने, सिल्यूज ने, बेंडा ने या वान मोल ने? तो न्यूक्लिक एसिड की खोज सर्वप्रथम शीशर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? शीशर ने। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज जो कि डीएनए आरएनए कहलाते हैं, खोज शीशर ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो पेलेट ने, क्लास ने, पोर्टर ने या ड्यूबे ने? तो डी ड्यूब आपने सुना होगा, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होगी, 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हम कॉलेज लाइफ में भी इसके, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में ये सारा का सारा जो सेल बायोलॉजी वाली है, जूलॉजी की 3 पार्ट है, उसमें सेल बायोलॉजी, उसमें ये पहला का पहला ही चैप्टर है, आपके सारे सेल ऑर्गेन्स दे रखे हैं। तो डी ड्यूब नाम सुना होगा, इसने खोज की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही कूट का चुनाव कीजिए। तो यहाँ सही कूट के चुनाव की बात कर ली गई है। देखो यहाँ मैंने इसको सुमेलित कर लिया है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो खोज कोलिकर ने की थी, आपने सुना होगा कोलिकर नाम, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, गोल्जी की खोज मिस्टर गोल्जी ने की थी, मिस्टर गोल्जी ने की थी। अंतर्प्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी, और केंद्रिका की खोज फोंटना के द्वारा की गई थी, और राइबोसोम की खोज पेलाडे के द्वारा की गई थी। एक बार पुनः देखते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, मैं या नाम बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। किसने की थी? कोलिकर। याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की। इसके बाद दूसरा देखते हैं अपन, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पेलार्ड ने की थी। किसने की थी? पेलार्ड नाम याद रखें। गोल्जी की खोज मिस्टर गोल्जी मिस्टर गोल्जी ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्प्रदेवी जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी, और केंद्रिका की खोज आपकी किसके द्वारा की गई थी? फोंटना के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा कला का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल, आपने नाम सुना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4-5 मॉडल हैं, डेनियर डेविसन मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल है। तो ये मॉडल भी थोड़े बहुत ध्यान में रख लेना आप जब भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में या जो कोशिका है उसके बारे में पढ़ें तो। लेकिन बहुत अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में सेल मॉडल वो मेंशन नहीं है सेल मेम्ब्रेन के मॉडल, क्योंकि ये 4-5 मॉडल हो जाते हैं, सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है तरल मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन ने। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ए इसका आंसर है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पादप रिक्तिका के घेरने वाली कला को कहते हैं। पादप रिक्तिका को घेरने वाली कला को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या बायोप्लास्ट? तो 11वें का सही आंसर है आपका ई, वो सी मतलब टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? टोनोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन, वही सूची मिलानी है। यहाँ पे सूची 1 में कार्य दे रखे हैं। देखो सूची 1 में कार्य हैं, या फिर मतलब इनके उपनाम, इस तरह से उपनाम दे रखे हैं, उपनाम है ये। और सूची 2 में है सेल्स ऑर्गन के बारे में, और इनके सब नेम है ये। अपन बात करते हैं कोशिका के प्रोटीन निर्माण का स्थल या प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका में प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो वो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क, तो केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। पादप कोशिका की राजधानी, तो पादप कोशिका रिक्तिकाओं में होती है, रिक्तिका। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। देखो इतना इजी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, कई बार जनरल साइंस में भी इसको पढ़ते रहते हैं। कोशिका की रसोई घर, देखो रसोई घर क्यों कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही तो भोजन का निर्माण करते हैं, पत्तियों के द्वारा, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया।
तो ये सारे चीज़ें एक बार इसको पुनः रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। ये कोशिका की प्रोटीन निर्माण स्थल राइबोसोम या प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण सर्वाधिक राइबोसोम। कोशिका का मस्तिष्क या सेल ब्रेन केंद्रक केंद्रक केंद्रक। पादप कोशिका की राजधानी रिक्तिका रिक्तिका रिक्तिका। ऐसे याद करें कि जो रिक्त स्थान होता है उसमें रस भरा रहता है, रिक्त स्थान होता है उसमें रस भरा रहता है, राजधानी रिक्तिका। इसके बाद में आत्मघाती थैली तो लाइसोसोम, सभी बात जानते हैं इसको। कोशिका की रसोई घर यानी खाना बनाने का, पत्तियों के द्वारा पौधों में खाना बनाने का, भोजन बनाने का काम, तो सनलाइट की प्रेजेंस में और CO2 गैस की यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो रसोई घर कह दिया, तो 5वें का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये अपना इस तरह से क्वेश्चन तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट करें। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, क्या हैं, कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार के कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, सारी की सारी डिफरेंस के माध्यम पढ़े, उनमें अंतर करते हुए पढ़े, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद रह जाएगा अगर अंतर के माध्यम से पढ़ें। तो जीवद्रव्य, राइबोसोम, DNA या हिस्टोन नहीं पाया जाता है, तो भाई हिस्टोन नहीं पाया जाता है। हाँ, कौन सा कथन असत्य है, तो अमीबा एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सभी जानते हैं, सही बात है। युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये बात भी सही है। जीवाणु में बड़े आकार का एक हरित लवक पाया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। जीवाणुओं में कहाँ हरित लवक पाया जाता है, जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। विषाणु में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती, तो बिल्कुल भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो सी, जीवाणु में बड़े आकार का एक हरित लवक पाया जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कलाबंद कोशिकांग नहीं है। देखो, कलाबंद कोशिकांग नहीं है यानी जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के तो है, हमने पढ़ा है, लवक के अंदर भी होती है, अंतर्प्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होती है, लेकिन राइबोसोम में नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपका कलाबंद कोशिका नहीं है, तो ए राइबोसोम, सही आंसर है आपका ए राइबोसोम। सॉरी। इसके बाद बात करते अपन केंद्रिका उपस्थित होती है, तो कोशिका द्रव में, राजधानी में, केंद्रक द्रव में या गुणसूत्र बिंदु पे। केंद्रिका किस में उपस्थित होती है, सही आंसर सी होगा, केंद्रक द्रव्य में। किस में, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस में दोहरी कला का अभाव होता है, इंपॉर्टेंट करें, डबल लेयर की बात कर रहा है ये। दोहरी कला का मतलब डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन, केंद्रक में भी होती है, लवक में भी होती है। अभाव होता है तो लाइसोसोम में, किस में होता है, लाइसोसोम में इसका अभाव होता है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करें, पुनः बता रहा हूँ, डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर की बात कर रहा है ये। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, केंद्रक में होती है, कवक में होती है, लेकिन लाइसोसोम में नहीं होती है, तो सही आंसर डी हो जाएगा आपका। कोशिका में राइबोसोम के प्रकार बताएं, कोशिका में राइबोसोम के प्रकार बताएं, ठीक है। देखो, एक तो आपने पढ़े होंगे, देखो अगर यूँ देखें तो 40S प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं, फिर 50S राइबोसोम भी होते हैं और 70S प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो जनरली अगर मानते हैं तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने जीव द्रव्यों को जीवन का भौतिक आधार कहा, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, हेक्सले या मेल्सन्स ने। तो किसने जीव द्रव्यों को जीवन का भौतिक आधार बताया था, फिजिकल बेस बताया था, तो हेक्सले ने बताया था। C19 का सी आंसर है। 20 की बात कर लेते हैं, 20वें क्वेश्चन की। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो सब ये तो बहुत ही इजी है, सेलुलोज की बनी रहती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखो अब सबसे बड़ा आ गया, सबसे छोटा कौन सा था, सबसे छोटा था राइबोसोम। कौन सा था, राइबोसोम। तो गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक। तो सबसे बड़ा है वो हरित लवक हो जाएगा। कौन सा, हरित लवक। सबसे छोटा राइबोसोम। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों का रंग, पुष्प की पंखुड़ियों का रंग
इनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट इंपोर्टेंट करना, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि अगर देखो एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा के पूछेगा कि गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियों का रंग इस तरह गुलाबी होता है, तो किसकी कमी मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें सटीक आंसर पहचानने का तरीका होना चाहिए, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन था सॉरी, अब 23 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग जिसकी उपस्थिति के कारण होता है ये क्लोरोप्लास्ट, और इसी के कारण पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियों का हरा रंग उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण भोजन भी बनाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी हो गया, हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ दिया, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट करना इसको, ठीक है। देखो मैंने सारे के सारे लिख लिए हैं, और मैं आपको बता दूं ये तब की चीज़ है जब मैं 11th में पढ़ता था, ठीक है, जब मैं 11th में पढ़ता था ये सारी चीज़ें मैंने टिक करके रखी थी, इसलिए टिक की हुई है। राइबोसोम में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के पाए जाते हैं, किस 60S, माइटोकॉन्ड्रिया में 60S प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S प्रकार के होते हैं। एक बार पुनः देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में 60S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में ऑक्सीकीय श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण को प्रमुख स्थल है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस जिसमें ऊर्जा संग्रह होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रकार हमने 52 तो क्वेश्चन वो, ठीक है, 52 क्वेश्चन वो किए थे और 26 क्वेश्चन ये किए, यानी इस प्रकार हमने जो कोशिका थी और कोशिका अंग थे और सेल साइकिल, अगर देखें अपन तो कोशिका के बारे में पढ़े, सेल ऑर्गन के बारे में पढ़े और सेल साइकिल के बारे में पढ़े। तो यहाँ पे जो कोशिका टॉपिक था, चाहे सेकंड ग्रेड में हो चाहे लेब असिस्टेंट, हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया इसको, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवा दी हैं। और ऐसा नहीं, फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन कराए वो सीधे आ जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें एक क्वेश्चन का ट्रेंड पता होना चाहिए, हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन पुनः बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार, 2 बार, जितनी बार हो सके, बार बार आपको जब भी टाइम मिलता है, रात को फ्री रहते हैं तो इसको देखते रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही प्राप्त होगा तब दूसरी वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।